नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में जंग को शुरू हुए 233 दिन बीत चुके हैं। 233 दिनों में 37,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इजराइल के ऊपर देश और दुनिया की वजह से तमाम प्रकार के प्रेशर्स चल रहे हैं। इन्हीं प्रेशर में चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, सभी अपने अपने स्तर पर इजराइल के खिलाफ प्रेशर बनाए बैठे हैं। लेकिन नेतन्याहू बार बार यह कह रहे हैं कि मेरी ये जंग फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं, हमास के खिलाफ है। दुनिया भर की कोर्ट और लोग इजराइल के भले ही खिलाफ हों, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास ने शुरू किया था तो हम इस जंग को खत्म करेंगे। ये सारी बातें हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आज के सेशन में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि नेतन्याहू का अपना कहना, जो अब तक वो डटे हुए थे, शायद वो सही था। क्योंकि नेतन्याहू अक्सर कहते हुए पाए गए हैं कि अरब देश, जिसमें वो फिलिस्तीन को भी शामिल करते हैं, अगर ये वेपन पहले रख देंगे दुनिया में शांति आ जाएगी, लेकिन अगर मैं वेपन पहले रख दूंगा तो दुनिया में से इजराइल खत्म हो जाएगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि साथियों, कल ही के दिन हमास ने इतने दिन की जंग के बाद, इतने लोगों की मौतों के बाद फिर से इजराइल पर हमला कर दिया। यह बात सुनने में एक बार में संभव है बहुत सारे लोगों को शॉकिंग लगे कि क्या बात कर रहे हो। जी हां, हमास ने कल मिसाइल हमला इजराइल पर फिर से कर दिया। दुनिया वाले जहां एक और हमास और फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी दिखाकर दुनिया भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इजराइल पर तमाम प्रकार से दबाव बनाने की प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं प्रयासों के बीच में ये चलते हुए बम धमाके, ये चलते हुए सायरन की आवाज, उड़ती हुई धुआं, ये इंगित करती है कि हमास अभी भी बचा हुआ है और वो हमास अभी भी इजराइल के खिलाफ अपने सभी हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहा है। जहां दुनिया की सभी लोग मानवता की दुहाई देकर फिलिस्तीन के भीतर या गाजा पट्टी के भीतर हमास के खात्मे के लिए इजरायली प्रयासों की निंदा कर रहे हैं, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहीं हमास अपनी हरकतों से ना रुकते हुए इजराइल पर फिर हमला कर देता है। यह क्या माना जाएगा? क्या दुनिया एक तरफा न्याय के लिए बैठी है? क्या दुनिया हमास के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रही है? इजराइल के ऊपर प्रेशर समझ में आता है, तमाम प्रतिबंध है, दुनिया में सारे ऑड्स इस समय इजराइल के पक्ष में है, या कहिए कि इजराइल के ही खिलाफ है, पक्ष में तो क्या ही है। ऐसी स्थिति में इजराइल और हमास के बीच का यह चल रहा जो भी द्वंद्व है, यह रुकने का नाम मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि इसी बीच में इजराइल ने जहां अपने साथ में पूरी तरह सायरन बजा के सबको इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे ऊपर गोले चल चुके हैं, वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे वर्ल्ड कोर्ट कहा जाता है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी न्यायालय कहा जाता है, जो यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों की न्यायालय है, उसने इजराइल से कहा है कि आप राफा पर हमले रोक दें। लेकिन इजराइल भी माना नहीं। इजराइल ने कहा कि जब हम पर हमले होंगे तो हम हमले नहीं रोकेंगे, और इजराइल ने भी राफा पर आईसीजे के फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर हमला कर दिया। यानी दुनिया में एक और आईसीसी और आईसीजे जैसी संस्थाएं लगातार इजराइल पर प्रेशर डालकर उसे रोकने के लिए मना रही हैं कि तुम मान जाओ, गाजा पर हमले मत करो, लेकिन इजराइल रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है। और कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि इजराइल अति कर रहा है, लेकिन इस अति के बीच में हमास के द्वारा जो फिर से उसको इंस्टिगेट करने का प्रयास किया जाता है, उकसावे का जो प्रयास किया जाता है, वो प्रयास दुनिया को फिर से सोचने के लिए मजबूर करने लगता है। बाय द वे, हमने आपके सामने आईसीसी का तो मसला डिस्कस किया था, लेकिन क्या आपको आईसीजे पता है, जिसने हाल ही में फैसला दिया है? ये आईसीसी और आईसीजे क्या हैं? हाल ही में जिसे मैंने वर्ल्ड कोर्ट नाम दिया, वो वर्ल्ड कोर्ट आफ्टर ऑल है क्या? और वर्ल्ड कोर्ट ने आईसीसी से अलग अपने आप की क्या पहचान बनाई हुई है? क्या वर्ल्ड कोर्ट का फैसला आईसीसी से ऊपर होता है? क्या इजराइल पर आईसीसी के अलावा आईसीजे का फैसला मान्य होगा? सारी बातें आज के सेशन में करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि फिलहाल गाजा पट्टी में
जो राफा बॉर्डर वाला क्षेत्र है, इजराइल यहां पर हमास के लोगों को ढूंढकर अपने बंधक जो सैकड़ों की संख्या में हैं उन्हें निकलवाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आईसीजे का ऑर्डर आता है कि आप राफा पर हमला ना करें। राफा पर हमला ना करें तो यह आदेश देने वाली कोर्ट कौन सी है, जिसे मैं वर्ल्ड कोर्ट कह रहा हूं? यह कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में हुई। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मेरे प्यारे साथियों, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इकोसॉक होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, बिल्कुल उसी तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। यानी यूनाइटेड नेशंस के जो 193 मेंबर कंट्री हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट हो तो इसके लिए एक कोर्ट स्थापित की हुई है जिसका नाम आईसीजे है। इसे लेकर आईसीसी वर्सेस आईसीजे में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसको रोम स्टैट्यूट के तहत गठित किया गया है, जिसमें 125 के अराउंड देश हैं। वहीं दूसरी ओर लगभग 200 के अराउंड देश जिसकी मान्यता रखते हैं वो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक कोर्ट है। इसका भी और आईसीसी का भी दोनों का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका प्रयास होता है कि यह अपने स्तर पर यूनाइटेड नेशंस के जितने भी लंबित मुद्दे हैं इनकी सुनवाई करे। इसमें 15 जजेस बैठते हैं और उनका कार्यकाल मिनिमम 9 साल का होता है। भारत की तरफ से भी यहां पर दलवीर भंडारी एज ए जज काम कर रहे हैं। 15 जजेस का जो कार्यकाल है वो मिनिमम 9 साल का होता है। क्या इसने कभी कोई बड़े फैसले किए हैं? बिल्कुल किए हैं। जैसे दो देशों के बीच में जो डिस्प्यूट है, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे निकारागुआ और यूएस के बीच का डिस्प्यूट यहां रिजॉल्व हुआ। मैरीटाइम बाउंड्री बहरेन और कतर के बीच का, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच का डिप्लोमेटिक रिलेशन, बेल्जियम और सेनेगल के बीच का ह्यूमन राइट इशू, डब्ल्यूएच और इजिप्ट के बीच का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इशू है, ये यहां पर ऑलरेडी डील किए गए बड़े मुद्दे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या सभी मामलों में आईसीजे सफल होता है? आंसर है जी नहीं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? इसके लिए आपको कोर्ट की ताकत समझनी होगी। आज हम भारत का ही उदाहरण लेते हैं। भारत में यदि ममता बनर्जी कहती हैं कि वो कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी, तो क्या ऐसी स्थिति में कोर्ट का होना नजरअंदाज कर दिया जाए? क्योंकि अल्टीमेटली ममता बनर्जी ने हाल ही में जैसे ही कहा कि मैं हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानूंगी ओबीसी आरक्षण के मामले पर, ऐसी स्थिति में आपको यह एहसास होता है कि मनवाएगा कौन इस फैसले को? मनवाएगा कौन? तो फिर आपको याद आता है कि यार मनवाने वाले के पास तो ताकत होनी चाहिए कि वो इस फैसले को मनवा सके। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट बिना ताकत के यूजलेस है, यानी एक ऐसा सर्प है जिसके पास दांत नहीं है। अर्थात अगर कोर्ट को पावरफुल होना है तो कोर्ट के पक्ष में फोर्सेस का होना भी जरूरी है, ताकत का होना भी जरूरी है। जहां बंगाल का एक और मामला है, उस मामले को तो केंद्र सरकार चाहे राष्ट्रपति शासन से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट खुद उसको इंप्लीमेंट करा ले जाएगी, और नहीं माना तो फिर फोर्सेस, हमारी सेनाएं, यही कारण है कि केंद्र सरकार के पास होती हैं, राज्य सरकारों के पास नहीं होती हैं। कल को कोई सा भी राज्य कह दे कि मैं तो नहीं मानता इस फैसले को, तो क्या करोगे? ऐसी स्थिति में सेनाओं का केंद्र सरकार के पास होना जरूरी होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आईसीजे को अपनी बात मनवानी है तो ये 15 जजेस के पास ताकत नहीं है कि ये अपनी बात मनवा सकें। इनको मनवाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देश जो कि यूएन में परमानेंट मेंबर हैं और उनके साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर, ये देश जब मिलकर किसी देश के खिलाफ सोच लें तो फिर उस देश की क्या हिम्मत कि वो इनके सामने आंख उठा के देख जाए। अर्थात यूएन के द्वारा या यूएन की कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले इंप्लीमेंट आईसीजे के द्वारा नहीं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा करवाए जाते हैं। अब विचार कीजिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ही अगर न्याय को ब्रीच कर रही हो तो फिर क्या कीजिएगा? उदाहरण के लिए जब आईसीजे के द्वारा रूस के खिलाफ फैसला दिया गया था वंस अपॉन ए टाइम, तो रूस ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो खुद वीटो पावर लेकर बैठा था। खुद के खिलाफ कोई कैसे फैसला होने देगा?
एग्जैक्टली फिलहाल आईसीजे के द्वारा दिया गया ये जो फैसला है ये भी कोई मायने नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि अमेरिका वीटो पावर लेकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा है, यानी यूएन को फोर्सेस भेजने के लिए वो कह ही नहीं सकेगा, अर्थात इजराइल पर इन फैसलों का कोई असर नहीं होगा। फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा, फिर इस चीज का मतलब क्या है? होना ही नहीं चाहिए? नहीं, होना तो चाहिए, क्योंकि इससे मोरल प्रेशर क्रिएट होता है। बाय द वे, ये सब बातें तो हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इस बीच में मैं आईसीजे और आईसीसी इन दोनों का डिफरेंस आपको समझा देता हूं। आईसीजे जिसकी स्थापना 1945 में हुई और आईसीसी जिसकी स्थापना 2002 में हुई, इन दोनों में एक है यूएन की सबसे ऊंची कोर्ट और दूसरी यूएन की कोर्ट नहीं है। दोनों की ही लोकेशन हेग में है। दोनों में से एक यूएन के मेंबर स्टेट्स को शामिल करता है, जबकि दूसरा केवल इंडिविजुअल कंट्रीज को शामिल करता है, जो कि फैसले मानते हैं रोम स्टैट्यूट के तहत। जिन्होंने रोम स्टैट्यूट पर साइन किया होता है वे ही देश इसको फैसले के रूप में मानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके केस में तो फिर भी अपील की जा सकती है, लेकिन इस केस में अपील नहीं हो पाती है। अब बड़ा बात निकलता है, सर एक बात बताइए, आईसीजे ने इजराइल के खिलाफ फैसला दिया, लेकिन कोर्ट तो फैसला तभी देती है जब कोई कानून होता है। कानून के बिना कोर्ट कैसे एक्शन ले लेगी? आज हमारे देश में भी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जब भी कोई वो एक्शन लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कानून होता है, कोई ना कोई संविधान का उपबंध होता है जिसको रेफरेंस में लगकर फैसले लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो बंगाल का मैंने हाई कोर्ट वाला मसला डिस्कस किया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, वो हाई कोर्ट का फैसला आया क्यों था? क्योंकि आरक्षण के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, यह उपबंध किया हुआ है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि इस वजह से मैं आपके 2010 से 2024 के बीच में जितने भी सर्टिफिकेट बांटे गए हैं उन्हें कैंसिल करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट किसी ना किसी कानूनी उपबंध को ही ध्यान में रखकर फैसले देता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सेम ऐसे ही कोई कानून रहेगा कि भाई हमारे मूल अधिकार इस तरह से ये बातें करते हैं, इनको मानते हुए हमें इसकी पालना में ये काम करने होंगे। तो सवाल बना, फिर आईसीजे ने कौन से कानून के तहत इजराइल के खिलाफ फैसला दिया? तो इसके बारे में ध्यान से समझने की आवश्यकता है। असल में इजराइल के खिलाफ दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका शिकायत करने के लिए वर्ल्ड कोर्ट में गया था। कब गया था? दिसंबर 2023 में, जब इजराइल और गाजा के बीच में संघर्ष चल रहा था। उस बीच में ये जाकर के पहुंच गए आईसीजे के पास और कहे कि सर जी, इजराइल के द्वारा गाजा पर जीनोसाइड किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, जिसमें से आधी संख्या, लगभग 40% संख्या बच्चों की है। कृपया करके इस जंग को रुकवाइए। इजराइल को कहिए कि उसने भी उस कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो कानून जीनोसाइड को रोकता है। मैं इस कानून को, जो कि यूएन में से लाया गया है, उस पर उसका सिग्नेटरी होने के कारण कहना चाहूंगा कि इजराइल को रोका जाए। इसी कानून के चलते ये साउथ अफ्रीका नीदरलैंड की द हेग में कंप्लेंट करने गया। ये जो नरसंहार का कानून है, ये 1948 में बना हुआ कानून है, जिसके ऊपर सिग्नेचर इजराइल ने भी किए हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, जीनोसाइड का अर्थ है किसी कास्ट, क्रीस, रेस, किसी भी क्षेत्रता के लोगों को इसलिए एक साथ मार देना कि आप उनसे नफरत करते हैं। ऐसी स्थिति में साउथ अफ्रीका और इजराइल, जो कि दोनों सिग्नेटरी हैं एक कानून के जो कि जीनोसाइड के अगेंस्ट 1948 में लाया गया था, यानी 1948 जीनोसाइड कन्वेंशन है, उसी को ध्यान में रखते हुए आईसीजे ने इस पर सुनवाई शुरू करी और सुनवाई शुरू करते करते जनवरी में इजराइल यहां पर अपना रेस्पॉन्स देने पहुंचा। उसने कहा कि मैं लोगों के खिलाफ नहीं हूं, मैं लोगों को नहीं मार रहा हूं, मेरा हमला हमास के खिलाफ है। मैं गाजा के अंदर लोगों के साथ ह्यूमैनिटेरियन बर्ताव कर रहा हूं, लेकिन हमास के खिलाफ मेरी जंग है। और इजिप्ट भी साउथ अफ्रीका के साथ इस मामले पर साथ हो लिया कि नहीं सर, इजराइल के खिलाफ आप फैसला दीजिए। तो वर्ल्ड कोर्ट के ऊपर एक मोरल प्रेशर क्रिएट होने लगा कि दुनिया के देश कह रहे हैं कि इजराइल को राफा पर और गाजा पर हमले से रोका जाए, लेकिन इजराइल लगातार अपनी बातें कहता रहा और कहा कि मेरा हमला हमास के खिलाफ है। इजराइल ने अपना पक्ष यहां पर रखा और साफ साफ अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं किसी
जनता को नहीं मार रहा हूं, वो कोलैटरल डैमेज हो रही है। ऐसी स्थिति में फिर सवाल निकला कि आईसीजे ने फैसला भले ही दे दिया हो तो क्या इसका कोई महत्व है? तो जवाब में मैंने आपको दिखा दिया कि यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल कोर्ट ने रशिया के इन्वेजन पर भी कुछ नहीं किया था। यानी रूस ने जब यूक्रेन के साथ में जंग शुरू की तो आईसीजे ने उसके खिलाफ भी फैसला दिया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। इजराइल ने इस फैसले के तुरंत बाद ही राफा पर फिर से गोले दाग दिए कि मैं इसको नहीं मानने वाला हूं, क्योंकि हमास हमारे खिलाफ है और हम दोनों के बीच की जंग में अगर मैंने हथियार रख दिए तो इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपको याद है कि हमास के द्वारा दिए गए हमले, हमास ने जब दोबारा इजराइल पर हमले किए, इस बात से यह प्रूव होता है कि इजराइल का जो डर है वो हमास के प्रति कहीं ना कहीं सही दिशा में है। वो हमास को देखकर यह समझ चुका है कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में इजराइल का गाजा पर हमला, जिसमें 35 लोगों का मारा जाना सुर्खी बनता है, यह इस स्थिति को बताता है कि दुनिया से अब यह जंग हाथ से बाहर निकल चुकी है। देखना होगा कि इन दोनों के बीच में कौन आकर शांति समझौता कराता है, क्योंकि अल्टीमेटली इस जंग का रुकना जरूरी है और इसके अंदर अगर सबसे बड़ी रोल प्ले कर सकता है तो वो केवल अमेरिका है। और अमेरिका ही इजराइल को रोकने के लिए कोई एक्शन अगर यूएनएससी के अंदर ले ले तो कोई बात दूसरी है, अदरवाइज तो ये एक तरफा चलते रहने वाला है। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। आपके साथ में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आईसीजे से रिलेटेड है वो आपके सामने है। पूछा गया है, Which of the following statement about International Court of Justice is correct? ये मध्य प्रदेश पीसीएस में 2017 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आप जाकर मात्र 1499 में उसे ज्वाइन करें और ये प्राइजेस आगे बढ़ने वाली हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां से आगे और तरीके के बैच आएंगे, लेकिन इस तरह का बैच फिर नहीं आएगा, है ना। तो आप इसको जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी फिलहाल के लिए तो सब्सक्राइब करने का ही कह सकता हूँ। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच। इतना प्यार बनाए रखने के लिए बनाए रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।